Welcome once again in the same chapter, Indian Civilization and Culture by Mahatma Gandhi. So, in the previous lecture, I discussed with you the views of our forefathers that for a momentary pleasure, we are just wasting or bartering away our permanent good. And to escape from this, we will have to know how to resist the more wants and more passions. Unless we will not know how to resist these passions, wants, the temporary pleasure will try to conquer us, and we will be devoid of the permanent good. So, just as in the West, they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in the things of religion, of the spirit, of the soul. So students, here we are comparing the discoveries made by the Western civilizations, the people of Western civilizations, and by us, the people of Indian civilization. इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमें क्षणिक सुख से बचना होगा. क्षणिक सुख से बचेंगे तभी परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग सुख हमें मिल पाएगा. और उस क्षणिक सुख से बचने के लिए हमें अपने चाह पे, इच्छाओं पे विजय प्राप्त करना होगा. वी विल हैव टू गेन विक्ट्री ओवर आवर वांट्स, आवर पैशंस. Victory of man lies in the resistance. Victory of man lies in resistance. Victory of man lies in resistance. Resistance, the power to control ourselves, the power to control ourselves over our passion, over our wants. Okay, we will have to limit our wants and passions. हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी चाह पे, इच्छा पे. हमें संतोष की भावना को बढ़ावा देना है. जितने कम से कम साधन में हम जी सकें, इस चीज़ की हमें हैबिट लगानी होगी. ना कि हम इस चकाचौंध के पीछे दौड़कर, इस चकाचौंध के पीछे हम अपने आप को बर्बाद कर दें और जो परमानेंट सुख है उसे हम गवा दें. एंड देन discoveries in things material. The Western civilization have discovered many things, but everything ends with materialism. Everyone is materialistic. It is not that Indian civilization have not discovered anything, but the discoveries we have made is related to religion, spirit and soul. Discoveries Western civilization में भी हुए हैं, discoveries हमारे यहाँ भी हुए हैं, but there is a far difference between both of the discoveries. The Western civilization discovers everything which is based on materialism, because their society is materialistic. हमें मनुष्य की, मानवता की सेवा की भावना उत्पन्न हमें हमारे अंदर मानवता की सेवा की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है. बट उन्हें इस सेवा भाव से कुछ लेना देना नहीं है. उन्हें बस बड़े से बड़े बिजनेसमैन बनना उनका मेन मोटिव होता है.
जितना बड़ा बिजनेसमैन मैं बन गया, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बट हमारे यहाँ डिस्कवरीज होती हैं किस चीज़ से रिलेटेड? धर्म, आत्मा, परमात्मा, ये सब चीज़ से रिलेटेड डिस्कवरीज हमारे यहाँ होती हैं। आध्यात्म, ये सब क्या है? इन सब चीज़ के डिस्कवरीज से हम आत्म संतुष्टि, आत्मसम्मान, मेंटल पीस, ये सब चीज़ हम पाते हैं, ना कि हम जो है पैसे के बल पे कोई बहुत बड़े आदमी बनना जो है सीखते हैं। तो डिस्कवरीज़ तो हो रही हैं, हमारे यहाँ की डिस्कवरीज़ हमें हेल्दी बना रही हैं, हम मेंटल पीस फील करते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन उनके यहाँ की जो डिस्कवरीज़ हैं उससे वो बस पैसे से बड़े बनते हैं, उन्हें हेल्थ की कोई चिंता नहीं होती है। वे तो ऐसे ऐसे डिस्कवरी करते हैं कि खुद भी मरते हैं और पूरी दुनिया को भी ले मारते हैं साथ में। तो ऐसे डिस्कवरीज से भले इंडिया दूर रहे, हमारा सिविलाइजेशन दूर रहे, दैट इज़ बेटर। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। हमारे सिविलाइजेशन के भी लोग अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के चकाचौंध भरी जो डिस्कवरीज़ हो रहे हैं उसी की गाथाएं गाना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी गाथाएं गा भी रहे हैं और अपने आप को उन्हीं के लिए समर्पित भी कर दिया है। बिकॉज़ अब लोग पढ़कर सोचते हैं, पढ़ लिख कर ये आत्मा, जीवात्मा और धर्म और नीति की बातें क्यों सीखें, जब दूसरे देश पैसे जमा करने में लगे हुए हैं, पैसे इकट्ठा करके बड़े आदमी बन रहे हैं, देन वाई वी इडियट्स आर जस्ट बिजी इन दिस धर्म एंड नीति एंड आत्मा एंड परमात्मा। वी शुड ऑल्सो वर्क फॉर लॉन्ड्रिंग मनी, as much money as we can, and that's why हमारे जो आँखें, हमारे यहाँ हो रही जो डिस्कवरीज़ हैं, वो डिस्कवरी को देखने के लिए हमारे आँख पे बहुत ही मोटी सी चादर चढ़ चुकी है, पर्दा चढ़ चुका है। वो डिस्कवरीज़ हम फील भी नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ ये चीज़ डिस्कवर हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ की हर एक पर्व, हर एक त्यौहार, हर एक जो चीज़ भी हम करते हैं वो हमारे यहाँ साइंटिफिक रीज़न है और डिस्कवरी हो रही है, और हम हर चीज़ साइंटिफिकली ही करते हैं। और दुनिया भी इस चीज़ को मानती है कि भारतीय सभ्यता में हर चीज़ साइंटिफिकली करेक्ट है। सो वी डोंट हैव आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। वी आर dazzled by the material progress that Western science has made. We are dazzled by the material progress. Again, the material progress, भौतिक जो विकास हो रहा है उसको देख के हम बुरी तरह चकाचौंध हो गए हैं। हम इतने प्रभावित हो गए हैं उससे कि हमें अपने में अब खोट नज़र आने लगा है, अपने में कमियां नज़र आने लगी हैं। We are greatly dazzled by the discoveries of the West. We can't see the discoveries happening in our countries. So, in fact, it almost seems as though God in His wisdom has prevented India from progressing along those lines. So, धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा है कि भगवान जो हैं इंडियंस को अपने प्रोग्रेस को देखने से उन्हें रोक रहे हैं। उन्हें जस्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर ही उन्हें प्रभावित कर रहा है, वही उन्हें दिखाई दे रहा है, वहीं की डिस्कवरी से वे प्रभावित हैं। So that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. और धीरे धीरे ये जो है वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होते होते वो जो है अपने आप को रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, मेटेरियलिस्टिक हम ना बने, हमें मेटेरियलिज्म से दूर रहना है। धीरे धीरे वो चकाचौंध में ऐसे खोते चले जाएंगे कि वो मटेरियलिस्टिक कंट्री, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी ही उन्हें भाने लगेगा और इंडिया जो है उन्हें फालतू लगेगा, यहाँ का सिविलाइजेशन उन्हें फालतू लगने लगेगा। आफ्टर ऑल, there is something in Hinduism
that has kept it alive till now. After all, there is something in Hinduism that has kept it alive till now. It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian, and Egyptian civilizations. So, there is something in Hinduism. That's why it's alive till date. It has witnessed the fall of numerous civilizations like Babylonian, Syrian, Persian, and Egyptian. Cast a look around you. Just cast a look around you. Where is Rome? And where is Greece? Where is Rome and where is Greece? Are they exist now? No. Can you find today anywhere the Italy of Gibbon? Italy of Gibbon, or rather the ancient Rome? Can you find? Can you find? No. Gibbon is the English historian of the 18th century who authored the famous book, The Decline and Fall of the Roman Empire. So, Gibbon is an author and he has authored the book, famous book, The Decline and Fall of the Roman Empire. So, everything has been written and history maintains these things. Go to Greece. Go to Greece. Where is the world famous Attic civilization? Attic civilization was the world famous civilization, but is it today? Does it exist today? No. Then coming to India, let one go through the most ancient records and then look around you, and you would be compelled to say, yes, I see here ancient India still living. Yes, I see here ancient India still living. Yes, I see here ancient India still living. So, ancient India is still living. True, there were dung heaps. There were dung heaps too, here and there, but there are rich treasures buried under them. हम जब अपने पौराणिक भारतीय सभ्यता को जब देखते हैं तो हमें काव डंग, गोबर के जो है ढेर भी नज़र आते हैं, पर उन गोबर के ढेर के नीचे भी क्या हैं? उस गोबर के ढेर के नीचे भी गड़े हुए हैं ट्रेजर्स, खजाने ही खजाने गड़े हुए हैं. And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. उस गोबर के ढेर के नीचे भी हमारे खजाने इसलिए गड़े हुए हैं क्योंकि हिंदू धर्म में हमें मटीरियलिस्टिक बनना नहीं सिखाया जाता है. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर टॉट टू बी स्पिरिचुअल. आध्यात्मिक बनना सिखाया जाता है, आध्यात्म पढ़ाया जाता है और हमें आध्यात्म के महत्व को बताया जाता है. हमारे
रोम रोम में आध्यात्म को बसाया जाता है, सो दैट वी डोंट वेस्ट आवर सच प्रेशियस सिविलाइजेशन. Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial. Got it? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मल्टीप्लाइंग ऑफ वॉन्ट्स नहीं, अपनी चाह को बढ़ाते जाना, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करना, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है. हमारा जो कल्चर है, सोसाइटी है, संस्कृति है, स्वराज है, ये सेल्फ इंडल्जेंस, स्वभोग, कि अपने आप को सिर्फ हम अपने आप में सुखी रहें, सब चीज़ खुद भोग करें, इस चीज़ को खुद उपभोग करें, इस चीज़ पे हमारा डिपेंडेंट नहीं है सिविलाइजेशन, कल्चर, स्वराज. हमारा जो सभ्यता, संस्कृति है वो रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ डिनायल पे डिपेंडेंट है. हम अपने इच्छाओं को मारना सीखते हैं, हमारे अपने इच्छा को कंट्रोल करना और आत्म परित्याग करना, इस चीज़ पे डिपेंडेंट है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति. ये नहीं कि हम सुखी हो जाएं, पूरी दुनिया दुखी रह जाए तो कोई बात नहीं है. हमें खुद को सुखी बनाने से पहले दूसरों को सुखी बनाने का शिक्षा दिया जाता है. यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट suited for the Europeans. European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. If we endeavor to copy the European civilization, it will ruin India. Ruin India means ये भारत को बर्बाद कर देगा. अगर हम जो हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियंस के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, अथक प्रयास, कि हम भारतीय भी यूरोपियंस की तरह ब्रेड बटर की नाश्ता के साथ शुरुआत करें, कॉर्नफ्लेक्स दूध खाकर शुरुआत करें, 2 स्लाइस ब्रेड खा के हम जो है सो ऑफिस चले जाएं, उनकी तरह जो है सोच समझ अपना विकसित करें, उनके जैसा विवेक बुद्धि विकसित करें, उनके जैसा चाह और इच्छा विकसित करें, तो हम बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और साथ में हमारा देश बर्बाद हो जाएगा. जहाँ के सिटीजन्स बर्बाद होंगे तो वो देश भी अंततः बर्बाद ही हो जाएगा. और इसलिए हमें यूरोपियंस के नक्शे कदम पे चलने का कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए हमें. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us. ऐसी बात नहीं है कि जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो हम उनसे नहीं ले सकते हैं और उसको हम अपने में नहीं डाल सकते हैं. कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी गुण हैं, उसे हम ले लेंगे, लेकिन बुरे चीज़ों को हावी नहीं होने देंगे. बुरी चीज़ों से हमें हमेशा भागना चाहिए. आज हम कोई भी जो है स्टोरी देखते हैं, रामायण है, महाभारत है, कोई नॉवेल पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ में मूवी देखते हैं, हर चीज़ में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं. बट हमें हमारी कोशिश क्या होती है? उनसे अच्छी चीज़ों को ले लेना और बुरी चीज़ों के बारे में सोचना तक नहीं. तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यही करता है. जिनके सिविलाइजेशंस में जो मुझे अच्छे चीज़ दिखे वो मैं फट से ले लूँगा और बुरे चीज़ों की तरफ तो कभी सोचूंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं. The incessant search for material comforts and their multiplication. The incessant means non-stopping. The non-stop search जो चल रहा है, बिना रुक के एकदम निरंतर जो प्रयास चल रहा है
for material comforts, भौतिक सुख, and their multiplication, और उस भौतिक सुख में भी और ज़्यादा भौतिक सुख और ज़्यादा जो मल्टीप्लाई होते जा रहा है हमारे मटीरियल कंफर्ट्स की जो इच्छा, is such an evil that the Europeans themselves will have to remodel their outlook. ये जो निरंतर लग्जरी, प्लेजर, मटेरियल कंफर्ट के लिए जो वो नॉन स्टॉप प्रयास किए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप निरंतर जो उनका चल रहा है सर्च, अगर इसके पीछे भी वैसे ही भागते रह गए तो ये ऐसी बुराई है कि यूरोपियंस को खुद ही एक दिन रीमॉडल करना पड़ेगा, इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। क्या है? यूरोपियंस जो हैं जिस कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं बिना सोचे समझे, जितना लग्जरी हो सके, जितना मटेरियलिस्टिक बन सकें, तो एक दिन उन्हें इस लग्जरी, इस कंफर्ट के नीचे दब के ही उन्हें मरना पड़ेगा। इसलिए इफ़ दे डोंट वांट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ दीज कंफर्ट्स, they will have to remodel their outlook. So they will, if they don't want to become the slaves of these comforts, they will have to remodel themselves. Otherwise they will have to badly perish. Gandhi ji says that his reading may be wrong, but he knows that for India to run after the golden fleece, the golden fleece, this golden fleece is to court certain death. Okay, Gandhi ji says that his reading may be wrong, but he knows that for India to run after the golden fleece is to court certain death. गांधी जी हो सकता है उन्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी या उन्होंने कुछ गलत पढ़ लिया होगा, ऐसा वे एक्सेप्ट करते हैं, बट ही नोज़, लेकिन वे जानते हैं कि इस जो गोल्डन फ्लीस है इसके पीछे जो अगर इंडिया दौड़ते रहेगा तो उन्हें अपने घर क्या बुलाना पड़ेगा? मौत को खुद ही इनवाइट करना पड़ेगा। एंड डू यू नो व्हाट इज़ दिस गोल्डन फ्लीस? दिस गोल्डन फ्लीस, ओके, सो the term the golden fleece has been taken from the Greek mythology, and its literal meaning is an object very difficult to attain. An object very difficult to attain. An object very difficult to attain, to acquire. So golden fleece is an object very difficult to attain. Now Gandhi ji has suggested that every one of us should engrave on our hearts the motto of a Western philosopher. Okay, the motto of a Western philosopher. Now, don't you want to know the motto of the Western philosopher?
Plain living and high thinking. Plain living and high thinking. This is the motto of a Western philosopher, and we usually say simple living and high thinking. But according to Gandhi ji, motto of a Western philosopher, plain living and high thinking. Okay, this is very meaningful, and we should always follow this in our life. Plain living and high thinking. So Gandhi ji has suggested that every Indians, every one of us should engrave on our heart, engrave, उन्हें engrave कर लेना चाहिए हर इंडियंस को अपने दिल पे, इस लाइन को, इस मोटो को engrave करना चाहिए। मीन्स उन्हें इतने हार्डली खुदाई करके लिख दें कि वे कभी ज़िंदगी में इस चीज़ को नहीं भूलें। द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, लुक, दिस फिलोसफर इज़ फ्रॉम द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बट ही नोज़ द ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, what Bapu followed in his own life, what Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi followed in his own life. Simple living, high thinking. So with these lines, I'm ending my lecture, and we will again meet in the next lecture. Thank you.